हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। यह हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि हम लोग वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और यह हम कंप्लीट करेंगे जो करंट अफेयर्स हुआ 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच के करंट अफेयर्स वीडियो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और यह महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यह सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है और इसमें आपको डिटेलिंग क्वेश्चन के थ्रू आपको कंप्लीट किए जाएंगे, ना कि वन लाइनर है। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन क्या है, आप लंबे समय तक रिटेन नहीं कर सकते हैं और डिटेलिंग क्वेश्चन आपको लंबे समय तक रिटेन करने में आसानी रहता है और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह मेनली आपका बीपीएससी एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कृपया इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और यह अभी टीचर हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी और स्पेशल ये वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम के लिए आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बाकी आपके एक वीक के आगे के करंट अफेयर्स बाकी है, उसे हम अगले वीडियो में ज़रूर कंप्लीट करेंगे और साथ में आपको पैरेलल में सभी क्वेश्चन आसानी से मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आसानी से प्राप्त हो जाएँ। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिस पे आपको PDF आसानी से प्राप्त हो जाए। इसका इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। टेलीमानस हेल्पलाइन किससे संबंधित है, और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हेल्पलाइन टेलीमानस पे अब जो क्या है, अब तक देखा जाए तो 2 लाख से अधिक कॉल्स मिल चुकी है। और यह नेशनल टेली मेडिसिन हेल्थ प्रोग्राम द्वारा, टेलीमानस जिसे हम कहते हैं वर्ड, नेशनल टेली मेडिसिन हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत सरकार ने अक्टूबर 2022 में की थी। और तब से लेकर देखा जाए तो हेल्पलाइन पे 2 लाख से कॉल आ चुके हैं। तो यह किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हेल्पलाइन एक प्रकार से है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोग नोट करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक ज़रूर देखें। यह आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कृपया दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इससे क्या होता है, और दोस्तों को भी इससे मदद मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 55वीं युवा सांसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण किसके द्वारा किया गया? तो यह 55वीं जो कि युवा सांसद प्रतियोगिता हुआ था वह किसके द्वारा वितरण किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो अर्जुन मेघवाल, श्री अर्जुन मेघवाल और द्वारा और कानून और न्याय मंत्री द्वारा हाल ही में क्या किया गया, 55वीं युवा सांसद प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण किया गया है। 55वां जो कि युवा सांसद प्रतियोगिता था वह 22-23 के हिसाब से दिया गया, जो कि स्कूल्स ऑफ स्कूल एक्सलेंस कालकाजी दिल्ली में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपसे पूछा जा रहा है जो 55वीं युवा सांसद प्रतियोगिता किसके द्वारा वितरण किया गया था, तो यह श्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून और न्याय मंत्री है उसके द्वारा यह दिया गया। और इसमें देखा जाए तो यह 22-23 में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी दिल्ली में यह प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ICC द्वारा किसे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? और यह हाल जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी आपको बन सकते हैं, क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप जो कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। तो हाल ही में ICC द्वारा जो कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ICC वर्ल्ड कप जो कि भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और 19 नवंबर तक चलेगा। तो इस साल आपसे ये क्वेश्चन सब इससे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत पहली बार अकेले इस मेगा इवेंट के आयोजन कर रहा है। तो यह एक पॉइंट्स और नोट कर सकते हैं इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? इनकम टैक्स आपसे पूछा जा रहा है जो कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई 1980 को सर जेम्स विलियम्स द्वारा भारत में पहली बार आयकर पेश किया गया था, इनकम टैक्स पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करना था। और इस वर्ष आयकर दिवस की 163वीं वर्षगांठ थी, जो कि CBDT द्वारा मनाई जाती है। और CBDT के वर्तमान में अध्यक्ष देखा जाए तो नितिन गुप्ता, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यह प्रतिवर्ष जो कि 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैचों शतक
बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, और यह अभी हाल ही चर्चाओं में रहा था, तो इसे ज़रूर आप लोग नोट करके रख सकते हैं। तो विराट कोहली अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना 15वां विदेशी टेस्ट शतक और 176वां जो कि 76वां जो कि अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया है। और इसी के साथ देखा जाए तो विराट कोहली 500 में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए और साथ में भारत की तरफ से चौथे भारतीय बन गए। तो ये इंपॉर्टेंट आप रख सकते हैं, भारत की तरफ से ये चौथे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 500 में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। तो ज़रूर इसे आप लोग नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आगे के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु जो कि विमान शिखर सम्मेलन है वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 25 जुलाई 2023 को जो कि 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि MPPSC के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन जो कि 25 जुलाई को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार और पवन हंस लिमिटेड फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का जो कि आयोजन किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का उद्घाटन इसमें किया। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इसे नोट करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 28 जुलाई को सेमी आइकॉन जो कि इंडिया 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी ने 28 जुलाई को जो कि गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे, जिसमें प्रदर्शनी का उद्देश्य एक तरह से देखा जाए तो अर्धचालकों को निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना और प्रदर्शनी में जो कि इंजीनियरिंग और अन्य विषयों के छात्र जो कि अर्धचालक के बारे में जान सकते हैं, जो कि इसका मोटिव है। तो 28 जुलाई को जो कि सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन ये PM मोदी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो कोरिया ओपन पूछा जा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में भारतीय शटलर जो कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया गया है। तो यह आप कॉमन नाम देख सकते हैं, जो कि पिछले नाम का आप याद रख सकते हैं, जो कि यह काफ़ी खिताब जीत चुके हैं। तो हाल ही में भारतीय शटलर जो कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा कोरिया ओपन का पुरुष युगल जीत लिया गया है। इससे पहले सात्विक और चिराग ने कई खिताब जीते हैं, जिसमें देखा जाए तो राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण, थॉमस कप, विश्व चैंपियनशिप, कांस्य पदक और सुपर 300 जो कि जीत इसमें शामिल है। तो यह इंपॉर्टेंट है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा कोरिया ओपन जीता गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो कि बनी है? तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली महिला बनी है और इंटरनेशनल के हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में एडमिरल लीसा, नाम याद रखिए फ्रेंड्स, एडमिरल लीसा जो कि आप नाम याद रख सकते हैं, एडमिरल लीसा फ्रेंची जो कि अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। लीसा जो कि नौसेना संचालन प्रमुख और संयुक्त जो कि पहली महिला बनी है। लीसा जो कि नौसेना संचालन प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के सदस्य के रूप में सेवा करने वाली इतिहास की पहली महिला बन गई है। इन्होंने 1985 में कमीशन में आए थे और वर्तमान में वह नौसेना के संचालन में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि अमेरिका नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला एडमिरल लीसा फ्रेंचिटी बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य भारत की पहली कैम्ब्रिज जो कि मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? तो कौन सा राज्य जो कि कैनबिस मेडिसिन परियोजना, तो यह जो कि भारत में पहली बार कैनबिस मेडिसिन परियोजना जो कि जम्मू में स्थापित की गई है। यह पहली बार जो कि भारत में कैनबिस, एक तरह से देखा जाए तो भांग से बनी दवाओं से कैंसर, डायबिटीज़, मिर्गी और अन्य तंत्रिका संबंधी विचारों का उपचार होगा। प्रेस विज्ञप्ति की गई जो कि प्रेस विज्ञप्ति के हिसाब से देखा जाए तो कैनबिस मेडिसिन की पहली परियोजना जम्मू में स्थापित की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इस बात को याद रख सकते हैं। और यह जो कि कैनबिस एक प्रकार से देखा जाए तो भांग को बोला जाता है, जिससे कि हम दवा बना सकते हैं कैंसर, डायबिटीज़, मिर्गी टाइप के। तो यह भारत में जो कि पहली बार जम्मू में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड
वर्ल्ड कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी जो कि प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड कॉइन जो कि नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया गया, यह पूछा जा रहा है। तो ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने वर्ल्ड कॉइन जो कि नामक एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसकी जो कि वर्ल्ड आईडी को केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। इस आईडी को देखा जाए तो केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड आईडी प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को वर्ल्ड कॉइन के ऑर्ब का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से आइरिस जो कि स्कैन करने के लिए साइन अप करना होगा। तो यह जो कि हाल ही में वर्ल्ड कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी जो कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने जारी किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग नाम याद रख सकते हैं। सैम ऑल्टमैन ने वर्ल्ड कॉइन जो कि नामक एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया गया। इसमें देखा जाए तो केवल आदमी ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिंगापुर का DSSR जो कि किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिंगापुर का जो कि DSSR किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो भारत सिंगापुर DSSR उपग्रह और अन्य उपग्रहों की जो कि PSLV C56 के जरिए 30 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष रूप से देखा जाए तो प्रक्षेपित किया गया। DSSR उपग्रह को सिंगापुर की रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एजेंसी DSTA और सिंगापुर के ही ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यह PSLV C56 के जरिए 30 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के श्रीहरिकोटा से जो कि लॉन्च किया गया था। तो आपसे यह पूछा जा रहा है सिंगापुर का DSSR किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत सिंगापुर DSSR उपग्रह और अनुपग्रहों के जो कि PSLV C56 के जरिए जो कि इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर इसको आप नोट करके रख सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इमर्जिंग एशिया कप 2023 फाइनल किसने जीता है? इमर्जिंग एशिया कप का जो कि फाइनल हुआ अभी मैच, उसका कप किसने जीता है? तो पुरुष इमर्जिंग एशिया कप जो कि 2023 फाइनल मुकाबले में भारत ए का सामना पाकिस्तान ए से हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की। तो यह देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा जीत हासिल किया गया है। फाइनल मुकाबला कोलंबो में खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने 128 रनों से जीत हासिल की है। तो यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से। इमर्जिंग एशिया कप 2023 का आयोजन जो कि श्रीलंका में किया गया था जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। तो इसमें इमर्जिंग एशिया कप जो कि कोलंबो में आयोजित किया गया था। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 128 रनों से जो कि हराया है और यह इमर्जिंग एशिया कप जो कि पाकिस्तान के द्वारा जीता गया है, इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में 108 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा स्थापित होगी? तो आंध्र प्रदेश के किस जिले में यह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे 108 फीट ऊंची जो कि श्री राम की आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य जो कि वैष्णव परंपरा को भारत और दुनिया भर में प्रसार करना है। यह प्रतिमा जो कि आने वाले कई वर्षों तक सनातन धर्म का संदेश दुनिया को देगा। तो यह जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के तुंगभद्रा नदी के किनारे 108 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड स्लैम जो कि ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो हाल ही में रेडबुल ने लगातार फार्मूला 1 के 12 ग्रैंड प्रिक्स जो कि जीतने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 35 साल पहले मैकलारेन ने बनाया था। इससे पहले किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो मैकलारेन ने बनाया था। मैकलारेन ने 1988 में लगातार 11 रेस जीती थी। रेडबुल की ओर से मैक्स वर्स्टैपन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे आप नोट करके याद रखें। तो हाल ही में रेडबुल ने लगातार फार्मूला 1 के 12 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो कि 35 साल पहले मैकलॉरेन ने बनाया था। अभी जो कि रेडबुल की ओर से मैक्स वर्स्टैपन ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। अगला देख लेते हैं। जापान ने किस देश के साथ हाल ही में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जापान ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जापान ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के साथ कई तरह के देखा जाए तो समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा पार्टनर बन गया है।
जापान और भारत एक कार्यान्वयन संगठन बनाएंगे। यह सरकार जो कि उद्योग पे सहयोग पे काम करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो कि राइटर से संबंधित है और एग्जाम में इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति जो कि वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया फ्रेंड्स? तो ये पूर्व राष्ट्रपति जो कि वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। इस पुस्तक में लेखक रंजीत प्रताप ने रायला कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। इस किताब में बिजनेस की दुनिया में जो कि रंजीत प्रताप की 50 साल का उल्लेखनीय यात्रा का जिक्र है। तो यह जो कि देखा जाए तो यह आत्मकथा किसकी? रंजीत प्रताप की, जो कि 50 साल इसमें उल्लेखनीय इनका जिक्र किया गया है। नाम याद रखें, इज द व्हील टर्न्स। अगला क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी देखा जाए तो फीफा रैंकिंग जारी किया गया है, जो कि लेटेस्ट है 20 जुलाई 2023 को, जो कि जारी फीफा रैंकिंग के अनुसार भारत 99वें स्थान पे पहुंच गया है। तो यह देखा जाए तो बहुत इंडिया की तरफ से रैंकिंग में सुधार लाया गया है। 2018 के बाद से फिर से भारत 100 जो कि सुपर 100 फीफा रैंकिंग में पहुंच गया है, जो कि बेंगलुरु में आयोजित सैफ चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में हराने के बाद जो कि इन्होंने जो कि सेमीफाइनल मैच जीता गया था। इसके द्वारा फीफा रैंकिंग में जो कि इसकी वजह से परिवर्तन आया। शीर्ष पे देखा जाए तो जो कि अर्जेंटीना इसमें शामिल के है। एशिया में जो कि जापान 20वां रैंक, ईरान 22वां और सऊदी अरब 54वां रैंक लेके आप अपने स्थान पे काबिज है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो एशिया की तरफ से जो कि जापान टॉप पे है। अगला देख लेते फ्रेंड्स। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट किसे दिया गया? तो भारतीय मूल की 7 साल की एक बच्ची मोक्ष राय को पर्यावरण की मदद करने में उसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे याद रखें। तो भारतीय मूल की 7 साल की जो कि एक बच्ची है, नाम क्या है? मोक्ष राय को पर्यावरण की मदद करने में उसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया। मोक्ष राय ने माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया है, और वह जब केवल 3 साल की थी तब से इसने स्टार्ट कर दिया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोग इसे याद रखें। हाल ही में किसे इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बहुत सारे जो कि राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से इंडोनेशिया का यह पूछा जा रहा है, जो कि इंडोनेशिया का किसे नियुक्त किया गया? तो IFS अधिकारी संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IFS जो कि अधिकारी कौन है? संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। संदीप चक्रवर्ती वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। अभी देखा जाए तो वर्तमान में संदीप चक्रवर्ती वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागालैंड राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन रहता है संबंधित, वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसे आप याद रखें। तो नागालैंड से भाजपा की राज्यसभा जो कि सांसद एस फंगलोन, नागालैंड से भाजपा की जो कि आप देख सकते हैं, नागालैंड से जो कि भाजपा की राज्यसभा सदस्य कौन है? एस फगन राज्यसभा सदस्य जो कि करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य बन गई है। देखा जाए तो सदस्य एस फागन 17 जुलाई को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया था। तो यह जो कि 17 जुलाई को संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया था। मार्च 2022 में एस फंगनोन जो कि नागालैंड से राज्यसभा सांसद के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। नाम क्या है? एस फंगनोन, जो कि राज्यसभा के लिए नामित नागालैंड की पहली महिला है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रख सकते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में टाटा मोटर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष और मुख्य जो कि डिजिटल और सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। नाम याद रखें, टाटा मोटर्स के जो कि राजेश कन्नन को अध्यक्ष और मुख्य डिजिटल और सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजेश कन्नन जो कि 1 अगस्त 2023 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हाल ही में राजेश कन्नन को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जो कि जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा है, जो कि अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में जो कि आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी जो कि विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक रहा है। तो देखा जाए फ्रेंड तो दक्षिण कोरिया में चांगवन में जो कि हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पे है। कितने स्थान पे फ्रेंड्स? तो दूसरे स्थान पे है दक्षिण कोरिया के चांगवन में जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पे है। भारतीय निशानबाजों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 17 पदक हासिल किए हैं। तो आपसे यह पूछा जाएगा टोटल पदक, तो टोटल पदक के मामले में जो कि 17 पदक भारत के द्वारा जीता गया और इस रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पे शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय खिलाड़ी अभिनव सौ व कमलजीत ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यह इससे क्वेश्चन संबंधित है, स्वर्ण से संबंधित जो कि आपके दक्षिण कोरिया में हुआ है उसी से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी अभिनव सौ और कमलजीत ने 2-2 स्वर्ण इसमें जीता गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 से हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 से हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का जो कि उद्देश्य एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के मदद के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अस्थायी जो कि प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के बारे में बढ़ावा देना जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का मूल उद्देश्य है, जो कि हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 से हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? तो अकीरा पूछा जा रहा है, अकीरा क्या है? तो हाल ही में चर्चाओं में रहा अकीरा नामक एक वायरस है जो कि एक नया रेनसेमियर वायरस है जो पीड़िता के निजी जानकारी चोरी करता है। यह क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार से वायरस है जो कि यह पीड़िता के निजी जो की जानकारी को चोरी करता है और उसे पैसों की मांग करता है। यह अभी हाल ही में काफ़ी बार सुर्खियों में रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, अकीरा नाम का वायरस। यह सुरक्षा के लिए देखा जाए तो सरकार इंटरनेट यूजर्स को इस वायरस से बचने के लिए अपनी डिवाइस में अपडेट व एंटीवायरस का इस्तेमाल करने को कहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि अकीरा वायरस एक प्रकार से चोरी करने का यह जरिया है जो कि पैसों की डिमांड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ब्रिक्स, क्योंकि यह अभी चर्चाओं में है, जो कि इसमें अल्जीरिया के द्वारा जो कि आवेदन किया गया है। तो इसको क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अल्जीरिया नए आर्थिक अवसर को खोलने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। तो अल्जीरिया देखा जाए तो नए आर्थिक अवसर को खोलने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक को शेयर धारक जो कि सदस्य बनने का अनुरोध किया है। उत्तरी अफ्रीका जो कि यह अल्जीरिया जो कि उत्तरी अफ्रीकी देश है और तेल और गैस संसाधन में यह समृद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो कि इसके लिए आवेदन किया है ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 समूह की आपदा जोखिम नवीकरणीय कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह G20 जो कि इस साल अभी भारत में हो रहा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से बन सकते हैं। इसे आप लोग एक पेज पे नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो G20 जो कि भारत की अध्यक्षता में आपदा जोखिम नवीकरणीय कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में शुरू हुई। आपदा जोखिम जो कि नवीकरणीय कार्य समूह की पहली बैठक 30 मार्च को 1 अप्रैल को हुई थी, सेकेंड जो कि मुंबई में हुई थी 23 से 25 में, और थर्ड जो कि चेन्नई में 24 से 26 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आपको दे दिया है जो तीसरी और अंतिम बैठक, तो इससे पहले आपको जो हुए थे उसके बारे में भी आपको पता रहनी चाहिए। तो यह भारत के द्वारा जो कि अध्यक्षता में आपदा जोखिम नवीकरणीय कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक चेन्नई में की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किसी राज्य में दूसरे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह सबसे लंबे टाइम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यह आपके पूछे जा रहे हैं। यह दूसरे जो कि बने हैं।
तो उड़ीसा के नवीन पटनायक जो कि 23 साल 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पटनायक देखा जाए तो अब सिक्किम के पवन कुमार चामली के बाद दूसरे स्थान पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र जो कि IECC का परिसर कहाँ उद्घाटन किया जाएगा? तो यह जो कि IECC द्वारा पूछा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन, तो PM नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। तो यह PM नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय जो कि प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह विशाल परिसर 123 एकड़ में फैला हुआ है। नवनिर्मित परिसर भारत को वैश्विक व्यापार के गणतंत्र के रूप में बढ़ावा देगा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट है जो कि इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति मैदान में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम भूविज्ञान अचीवमेंट जो कि पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में खान मंत्रालय ने प्रतिष्ठित जो कि भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉक्टर नारायण भार्गव को दिया गया है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, डॉक्टर नारायण भार्गव को राष्ट्रीय भूविज्ञान जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। वो पिछले 4 दशकों में हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। यह देखा जाए तो यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भूविज्ञान पुरस्कार जो कि डॉक्टर नारायण भार्गव को दिया गया, वह पिछले 4 दशकों से हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को जो कि यह शामिल करता है और यह इम्पोर्टेंट है। तो भारत में वर्तमान में 40 यूनेस्को विश्व धर्म स्थल है, जिसमें कि भारत में स्थित अभी 52 साइट्स यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई है और यह इम्पोर्टेंट है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी 2014 के तहत भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है। तो भारत में वर्तमान में जो कि 40 यूनेस्को धर्म स्थल शामिल है, यह इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में गुजरात के किस जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो यह इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड जो कि हवाई अड्डे का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा 27 जुलाई को राजकोट के पास हीरासर में किया गया। इस एयरपोर्ट का निर्माण जो कि 1405 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यह गुजरात का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा। इसकी लंबाई देखा जाए तो 304, इसकी लंबाई देखा जाए तो ऐसे में यह बोइंग 737 जैसे विमान यहाँ लैंड आसानी से कर सकते हैं। तो यह जो कि 3 से 4 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी और यह गुजरात में जो कि राजकोट में के पास जो कि हीरासर नामक है, वहाँ पे इसका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स इसमें आप देखा जाए तो इसमें आप डैश लगा सकते हैं, 3 से 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध लड़ा गया था, जो 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो यह जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में यह जो कि कारगिल दिवस मनाया जाता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो मेरी माटी मेरा देश का अभियान जो कि संबंधित किससे है, यह पूछा जा रहा है। तो भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो कि तहत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश जो कि अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस अभियान में मेरे देश के गांव और मिट्टी को इकट्ठा करके इसे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचाया जाएगा, जहां इसे मिट्टी से अमृत वाटिका उद्यान बनाया जाएगा। तो यह जो कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किससे संबंधित है? तो भारत में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु बम का जनक किसे माना जाता है? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टैटिक के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे। तो परमाणु बम का जो कि जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा जाता है। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा जाता है। साल 1941 में अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने परमाणु बम बनाने को मंजूरी दी थी। तो साल 1941 में जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने परमाणु बम बनाने की मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन जो कि प्रोजेक्ट नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को जो कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया और इनका जो कि नेतृत्व ओपनहाइमर ने किया था। 16 जुलाई 1945 को मैक्सिमम में आलाम मर्जूर के पास परमाणु बम का जो कि निरीक्षण किया गया था। इस टेस्ट का नाम जो कि ट्रिनिटी रखा गया था। तो यह जो कि देखा जाए तो परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो वर्ष 1910 से प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि मनाया जाता है। साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में जो कि आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस बनाने का निर्णय लिया गया था। तो यह इम्पोर्टेंट है जो कि यह 2010 से 29 जुलाई को हर साल बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल श्रमिक योजना का संबंध किस राज्य से है? बाल श्रमिक योजना किस राज्य से संबंधित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में 5000 बच्चों को मदद के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। तो यह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। प्रारंभ में यह योजना 20 जिलों में प्रारंभ की गई थी। राज्य सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे एग्जाम पॉइंट व्यू से बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के सभी 75 जिलों में 5000 बच्चों की मदद के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत किस राज्य से हैं? तो यह इंपॉर्टेंट है, नाम तो आपने सुन लिया होगा फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र राज्य के जो कि चेस खिलाड़ी आदित्य एस सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये जो कि खिताब जीत के विश्व जो कि FDI द्वारा शतरंज खिलाड़ी को दिया जाने वाला ये खिताब है। तो कहाँ से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से यह संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखें। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वर्ल्ड सिटीज़ फोरम, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो कि वर्ल्ड सिटीज़ फोरम में शामिल होने वाला भारतीय शहर बन गया है। बेंगलुरु शहरों को देखा जाए तो वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। बेंगलुरु जो कि फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर है और इंडिया की तरफ से देखा जाए तो पहला शहर है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। संयुक्त जो कि राष्ट्र ने 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? यह इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता भारत कर रहा है। कौन सा कर रहा है फ्रेंड्स? तो ये भारत के द्वारा किया जा रहा है। भारत का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो कि 2027 तक इसमें रहेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो कि अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो यह नाम याद रखिए जो कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो कि स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज, नाम यह क्या? रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगला देख लेते फ्रेंड्स, हाल ही में बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो बम्बई के हाईकोर्ट पूछा जा रहा है किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस RD जो कि धानुका के स्थान पर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बम्बई हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, RD धानुका के स्थान पर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हाईकोर्ट जो कि भारत उच्च न्यायालय भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपीलीय क्षेत्र जो कि अधिकार सर्वोच्च अदालत है। वर्णन में देखा जाए तो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक जो कि कुल 25 उच्च न्यायालय इसमें
शामिल है। पहला उच्च न्यायालय जो कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस जो कि उच्च न्यायालय से संबंधित है और यह भाग 6 के अंतर्गत 214 से 231 आर्टिकल के बीच में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो यह जो कि भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला के तहत कौन सा जिला टॉप पे है, यह पूछा जा रहा है। तो इसमें भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश राज्य का YSR जिला रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का YSR जिला जो कि आकांक्षी जिला में शामिल है। वहीं दूसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य का रायगढ़ जिला और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जो कि इसमें शामिल है। तो यह टॉप 3 नाम याद रख सकते हैं। पहला आंध्र प्रदेश का YSR, दूसरे पे उड़ीसा राज्य के रायगढ़ और तीसरे जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव जिला। टाइफून डॉक्चुरी का संबंध किस महासागर है? टाइफून डॉक्चुरी का संबंध किस महासागर से इंपॉर्टेंट है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त जो कि तूफान चेतावनी केंद्र के अनुसार तूफान डॉक्चुरी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है फ्रेंड? तो यह जो कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में शुरू हुआ है। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को तूफान डॉक्चुरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चीन में टाइफून के लिए 4 स्तरीय रंग जो कि कोडित चेतावनी प्रणाली है, जिसे लाल सबसे गंभीर चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता है। यह डॉक्चुरी जो कि संबंध किस महासागर था? संयुक्त राज्य अमेरिकी के संयुक्त तूफान चेतावनी केंद्र के अनुसार डॉक्चुरी जो कि प्रशांत क्षेत्र से शामिल है। अगला देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो कि प्रतियोगिता का नाम क्या है? द रूबरू मिस्टर इंडिया। तो गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के आयोजन किया जाएगा। यह कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? तो यह गोवा में किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया, यह दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित जो कि प्रतियोगिता है। इस कार्यक्रम में गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रख सकते हैं। जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता कौन है? तो यह जो कि पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया जो कि गोवा में आयोजित किया गया। अगला देख लेते हैं। CRPF की स्थापना कब की गई थी? तो CRPF की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 27 जुलाई को 85वां CRPF दिवस जो कि मनाया गया है। तो ये 27 जुलाई को जो कि 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसके पॉइंट्स और जान लेते हैं। तो CRPF जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय बल है, जो ये सबसे पुराना और केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी है, जिसे 1939 में देखा जाए तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 में संसद के अधिनियम द्वारा से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि देश की आज़ादी के बाद इसे नाम में परिवर्तन कर दिया गया और इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। अगला देख लेते हैं। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, BPSC के बिहार से देखा जाए तो बिहार सरकार के उजियारपुर की पूर्व सांसद को ने अश्वमेव देवी को राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। साथ ही 11 सदस्य जो कि राज्य महिला आयोग में 7 सदस्य मनोनीत भी किए गए हैं। तो यह कहाँ से संबंधित है? तो यह जो कि बिहार के महिला आयोग का अध्यक्ष जो कि उजियारपुर के पूर्व सांसद अश्वमेव देवी को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। टेली समेन जो कि सेवर युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? टेली समेन युद्ध का अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ऑस्ट्रेलिया में टेली सेवन जो कि सेवर युद्ध अभ्यास प्रारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका जो कि प्रारंभ हुआ है। इस युद्ध अभ्यास जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत 11 देश जो कि 30,000 से ज़्यादा सैनिक हिस्सा इसमें लेंगे। इसमें देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत 11 देशों के द्वारा इसमें शामिल 30,000 से ज़्यादा सैनिक इसमें हिस्सा मिलेंगे। इसमें देखा जाए तो भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इस युद्धाभ्यास के ऑब्जर्वर होंगे। तो ये किसमें ऑब्जर्वर? भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इस युद्धाभ्यास के ऑब्जर्वर हैं।
टेली सेवन जो कि सेवर अभ्यास पहली बार 2005 में शुरू हुआ था। यह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 2005 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। सैन्य सहयोग को मौजूद करने और सहयोगी देशों के बीच तत्परता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है टेली सेवर युद्ध अभ्यास, जो कि अभी इसका ऑस्ट्रेलिया में इसका जो कि प्रारंभ हुआ है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से कुल कितने पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के सीकर से कुल 1.25 लाख जो कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो यह देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के सीकर से कुल 1.25 लाख पीएम किसान संगठन जो कि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए हैं। पीएम किसान समृद्धि केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों को विभिन्न प्रकार की जरूरतों जैसे उर्वरक, बीज, उपकरण, मिट्टी, बीज और उर्वरकों के परीक्षण सुविधाओं की योजना जो कि जानकारी प्रदान करना इसका लक्ष्य रहता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी 1.25 लाख इसका पीएम किसान जो कि समर्पित किए हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस 2023 की थीम की है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो कि 2023 की थीम की है, यह पूछा जा रहा है। तो हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुचित इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से 2008 से 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि 2023 की थीम वी आर नॉट वेटिंग है। इसकी 2023 की थीम क्या है फ्रेंड्स? तो वी आर नॉट वेटिंग इसका थीम है। हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है। हेपेटाइटिस एक लीवर संबंधित गंभीर बीमारी है। यह बढ़ने पे पीलिया का रूप ले लेता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कि बढ़ने पे पीलिया का रूप ले लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र विषय पे शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो कि भारत में वैश्विक शिखर आयोजन और जो कि पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया, यह पूछा जा रहा है। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो कि भारत वाणिज्य और उद्योग महासंघ सहयोग से नई दिल्ली में जो कि 27 और 28 जुलाई को इसका जो कि आयोजन किया गया। भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का यह तीसरा संस्करण है, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग जरूर एक बार नोट करके पढ़ सकते हैं। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किस राज्य में पारित किया गया? तो यह गिग वर्कर्स कहाँ पारित किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम और अन्य जो कि सामान को डायरेक्ट घर तक पहुँचाने वाले गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान विधानसभा में प्लेटफॉर्म जो कि आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण जो कि विधेयक 2023 पारित किया गया है। गिग वर्कर्स के कानून के दायरे में लाने के लिए विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो जो कि राजस्थान इसमें इसका पहला राज्य बन गया गिग वर्कर्स बिल पारित करने वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा तकनीकी वस्त्रों के लिए मानकों और विनियमों पर 6ठा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वस्त्र मंत्रालय द्वारा जो कि तकनीकों वस्त्रों के मानकों और विनियमों पर जो 6ठा सम्मेलन जो कि वस्त्र मंत्रालय की अपनी प्रमुख योजना राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत दिल्ली में जो कि फिक्की और VIS के सहयोग से मानकों और विनियमों जो भी 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यह फिक्की और VIS के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारत में तकनीकी वस्त्रों के मानकों, गुणवत्ता नियमों और एसएल जो कि कोड नियुक्ति पे महत्वपूर्ण जोर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। कहाँ खोला गया, यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो लद्दाख के कारगिल राज्य में जो कि पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। लद्दाख जो कि पुलिस महानिदेशक SD सिंह जामवाल ने थाने का उद्घाटन किया है और स्टेशन की जो कि स्थापना महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी जो कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो यह जो कि लद्दाख के कारगिल में इसका जो कि महिला स्टेशन खोला गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी लाहरू थिरिमने ने संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका के जो कि क्रिकेटर लाहरू थिरिमने ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो कि खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास लिया, तो उसके नाम आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जो कि लाहरू थिरिमने ने जो कि इसका संन्यास की घोषणा की है। साथ में स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इसकी घोषणा की थी। तो यह इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन। IMF द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में विकास दर कितने % रहने का अनुमान बताया है? तो IMF ने कितने % रहने का अनुमान बताया, यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
तो आईएमएफ ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में बताया है जो कि 2023-24 में भारत में विकास दर 6.1% रहने का अनुमान है। यह जो कि विकास दर 6.1% रहने का अनुमान है, जो अप्रैल में अनुमान की तुलना में 0.2% अधिक है। यह देखा जाए तो अप्रैल के अनुमान की तुलना में 0.2% अधिक है। वहीं वित्त वर्ष 2025 के लिए जो कि जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 6.3% बताया है। आपसे यह भी पूछा जाए जो कि वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी दर कितनी रहने का अनुमान है, तो 6.3% रहने का अनुमान है, जबकि विकास दर भारत में जो कि 6.1 रहने का अनुमान बताया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर अन्य एजेंसियों में जो कि डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए अनुमान 6.4% रहने का अनुमान लगाया और भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% रहने का अनुमान बताया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो कि आईएमएफ द्वारा 6.1 रहने का अनुमान बताया है और एडीबी जो कि बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 24 के लिए अनुमान जो कि 6.4% और रिजर्व बैंक द्वारा 6.5% बताया गया है। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, तो रूबेला की सफल उन्मूलन की घोषणा किसके द्वारा की गई है, यह पूछा जा रहा है। तो भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन को घोषणा की है। तो यह भूटान के द्वारा जो कि रूबेला को सफल उन्मूलन में घोषणा शामिल किया गया है। तो द भूटान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भूटान जो कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से रूबेला पे विजय प्राप्त की है। तो यह भूटान के लिए यह गौरव की बात है। वर्ष 2019 में भारत ने वर्ष 2023 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया था। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है, तो मैत्री सुपर पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो भारत है जो कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने बांग्लादेश में बिजली ग्रिड के साथ 1320 मेगावाट मैत्री जो कि सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की जो कि प्रोजेक्ट बांग्लादेश में रामपाल में 1320 मेगावाट की कोयला आधारित है। तो ये जो कि बांग्लादेश में यह स्थित है और बिजली जो कि स्टेशन भी है। प्रोजेक्ट का जो कि विकास बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो यह इसका जो कि विकास भारत और इंडिया के जो कि फ्रेंडशिप पावर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित जो कि ऐतिहासिक बाईकला महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित ऐतिहासिक बाईकला रेलवे स्टेशन को प्रतिष्ठित जो कि यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार में शामिल किया गया। यह पुरस्कार भारत में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को प्रदान किया गया जो कि यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार रेलवे स्टेशन को उसके मूल गौरव को सफलतापूर्वक बदलाव जो कि बहाल करने के लिए प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। युवा मुख्यालय जो कि स्पिरिट ऑफ द युवा फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो युवा मुख्यालय जो कि पूछा जा रहा है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 3 दिवसीय युवा मुख्यालय जो कि स्पिरिट ऑफ द फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोहिनी अट्टम जो कि युवा कुलम 2023 द स्पिरिट ऑफ यूथ फेस्टिवल 30 संस्करण की मेजबानी कर रहा है। तो यह जो कि 29 जुलाई को 3 दिवसीय यह जो कि आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो माइल्स साहित्य फ्रैंकलिन पुरस्कार जो कि श्रीलंकाई मूल की जो कि ऑस्ट्रेलियन लेखिका शंकरी चंदन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यकार पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो यह जो कि श्रीलंकाई मूल की जो कि ऑस्ट्रेलिया लेखिका शंकरी चंदन को माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक चाइल्ड टाइम एट शिकागन जो कि गार्ड्स के लिए पुरस्कार जीती है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, चाइ टाइम एंड शिकागन जो कि गार्डनर्स के द्वारा पुरस्कार जीता गया है। माइल्स फ्रैंकलिन देखा जाए तो साहित्यिक पुरस्कार एक ऐसे उपन्यास है जो कि सर्वोच्च साहित्य में योग्यता रखता है और ऑस्ट्रेलिया जीवन को उसके किसी चरण में प्रस्तुत करता है। तो यह जो कि अभी हाल ही में श्रीलंकाई मूल की जो कि ऑस्ट्रेलिया लेखिका शंकरी चंदन को दिया गया। अगला देख लेते फ्रेंड्स।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो कि उद्योगपति रतन जो कि टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योगपति रतन टाटा को यह पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण जो कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तर्ज पे जो कि राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो प्रतिष्ठित लोगों को यह प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष से प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया और पहला जो कि टाटा के जो कि चेयरमैन रतन टाटा को यह दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पार्क्सिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो पार्क्सिन ग्लेशियर पूछा जा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में पाया है कि तेज़ी से बर्फ पिघलने के कारण लद्दाख में पार्क्सिन ग्लेशियर के आसपास के 3 जो कि झीलों बनने की संभावना है। पार्क्सिन जो कि ग्लेशियर सुरु नदी घाटी के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। सुरु नदी घाटी हिमालय में दक्षिण जांस्कर पर्वतमाला का एक हिस्सा है। और हाल ही में ये चर्चा जो कि पार्क्सिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि यह बर्फ पिघलने के कारण ये लद्दाख में, यह कहाँ है? तो यह लद्दाख में शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक जो कि युगे युगीन भारत इंटरनेशनल म्यूजिक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम जो कि युगे युगीन भारत कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो कि युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक यह म्यूजियम नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। यह कहाँ बनाया जाएगा? तो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा नई दिल्ली में, जिसमें 950 कमरे होंगे और साथ ही 8 विषय जो कि गतखंड होंगे, जो भारत 5000 साल पुराना इतिहास को दर्शाएगा। डॉक्टर आपके गांव में नामक पहल किस राज्य से संबंधित है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो डॉक्टर आपके गांव पहल, तो यह जम्मू कश्मीर में लोगों को उनको दरवाजे पे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से यह जो कि शुरू किया गया है। इसमें सोसाइटी डोडा के अग्रणी पहल डॉक्टर आपके गाँव में शुरू, इस पहल के द्वारा लोगों को चिकित्सा सुविधाएँ एवं मुफ्त दवाइयाँ दी जाएगी। यह जो कि जम्मू कश्मीर में इसका शुभारम्भ किया गया। अगला देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, जो कि आप आसानी से इसका याद रख सकते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर जारी किए गए बाघों के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश जो कि सर्वाधिक बाघ यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुल 785 बाघ हैं। कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560 जो कि शामिल है। और ये जो कि टॉप जो कि स्टेट है। महाराष्ट्र में 444, तमिलनाडु में 306 इसमें शामिल है। आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश को लगातार दूसरी बार टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसने किया है? तो दिल्ली में जो कि आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान के नई दिल्ली में भारत मंडपम अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। इस दिवसीय की देखा जाए तो आयोजन NEP द्वारा किया गया। इस दौरान इस कुंभ का पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत उन सभी भाषाओं में भारत की एक हौसलों के लिए किताब और पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह जो कि भारत मंडपम अखिल भारतीय शिक्षा समागम द्वारा किया गया है और यह दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका शुभारंभ किया गया। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। टाटा स्टील के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? टाटा के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो TV नरेंद्रन को टाटा स्टील का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जो कि कार्यपालिक अध्यक्ष जो कि नियुक्त किया, इन्हें 5 वर्षों के लिए किया गया। नाम याद है फ्रेंड्स, नरेंद्रन को TV नरेंद्रन को टाटा स्टील का MD बनाया गया है। तो ये TV नरेंद्रन को नाम याद रखें फ्रेंड्स। मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आप देख सकते हैं जो कि अगले साल इसका आयोजन किया जाएगा। तो मेंस जो कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2024 में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 4 जून, यह टूर्नामेंट जो कि 4 जून से 30 जून 2024 को आयोजित किया जाएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर लिखित पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह APJ अब्दुल कलाम के ऊपर पुस्तक लिखा गया है। इसका विमोचन जो कि
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखित पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह पुस्तक जो कि डॉक्टर नाजिमा मेरेक और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक वाई.एस. राजन द्वारा लिखी गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है और इसका विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया। यह पुस्तक डॉक्टर नाजिमा और जो कि वाई.एस. राजन द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान के तहत भारत कुल कितनी माइक्रोसाइट परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान के तहत कुल कितनी माइक्रोसाइट परियोजना की शुरुआत की गई? तो यह डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा के लिए सभी के लिए जो कि सुलभ के प्रयास में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान जो कि भारत मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट जो कि परियोजना शुरू की गई है। इसमें नाम याद रखें, जो कि डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने और बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए सभी के लिए जो कि सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना शुरू की गई है। यह माइक्रोसाइट्स पूरे देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान के तहत कुल कितने, तो यह 100 माइक्रोसाइट्स इसमें शामिल किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ जो कि आपके डिटेलिंग क्वेश्चन है इस वीक के वह ख़त्म हो रहे हैं और साथ ही आपके जो कि टॉप क्वेश्चन है 1 लाइनर क्वेश्चन उसे इसमें शामिल किया जा रहा है। और यह भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का जो कि आयोजन मालदीव में किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 जो कि नगर वाटिका विकसित की है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा 14 शहर में 351 नगर वाटिका विकसित की गई। वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई स्क्वाड कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो यह प्रयागराज में जो कि वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई फास्ट आयोजित किया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय अकादमी कहाँ खोली गई? तो ये बिहार में जो कि यह खोली गई और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो संदीप चक्रवर्ती को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो यह जो कि संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत ने युद्धपोत INS कृपाण को किस देश को सौंपा है? तो भारत ने युद्धपोत INS कृपाण को जो कि वियतनाम को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। किसने 2023 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया? तो मैक्स वर्स्टप्पन द्वारा जो कि 2023 का हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया गया है? तो राज्य सरकार, तो ये जो कि गुजरात सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया गया है। राज्य में पहला जो कि ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। तो यह जो कि राजस्थान के द्वारा जो कि पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जो कि जारी किया गया। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो कि शुरू की गई है। तो ये जो कि उड़ीसा राज्य के द्वारा जो कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है। अगला देख लेते हैं। गुजरात में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो कि गुजरात में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो कि हीरासर में किया गया है। राजकोट कहाँ? जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। तो कहाँ पे जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन? तो ये कानपुर में शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार जो कि कार्तिक आर्यन को दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट रेफरेंस। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो लॉन्च किया है? नया लोगो लॉन्च किया है। तो ये ट्विटर के द्वारा जो कि नया लोगो लॉन्च किया गया है और यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसे ज़रूर आप लोग याद रखें, जो कि ट्विटर के द्वारा नया लोगो लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्रिक्स शहरीकरण फोरम जो कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। तो यह जो कि विश्व शहरी जो फोरम जो कि दक्षिण अफ्रीका में जो कि आयोजित किया गया। कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट सिटी रूप में सेफ जो कि सिटी ऐप शामिल किया है? तो यह जो कि यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी ऐप लॉन्च किया गया है। किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि न्यायपालिका से संबंधित है। तो किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास हुआ? तो यह जो कि इजराइल में यह बिल पास
किया गया है। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये हेली समिट 2023 और RCS उड़ान जो कि मध्य प्रदेश में किया गया। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो यह जो कि प्रेम प्रकाश को जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगला देख लेते हैं, किसने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई? तो यह जो कि अमित शाह के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई है और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखें। PM मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत मंडपम का उद्घाटन किया। तो भारत मंडपम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो सफल रूबेला जो कि घोषणा भूटान के द्वारा की गई है। अगला देख लेते हैं, PM मोदी ने सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सेमीकॉन जो कि इंडिया का उद्घाटन गुजरात में किया गया। अगला देख लेते हैं, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम जो कि युगे युगे भारत का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये जो कि नई दिल्ली में किया जाएगा। तो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगे का भारत का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य की सड़कों पे सुधार के लिए ADB $295 मिलियन देगा? तो यह जो कि बिहार की सड़कों को सुधार के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $295 मिलियन दिया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है और BPSC एग्जाम पॉइंट से आपको ये इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अगला देख लेते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को आचार संहिता के उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया? तो हरमनप्रीत कौर को जो कि भारतीय खिलाड़ी की आचार संहिता के उल्लंघन में निलंबित किया गया है। अगला देख लेते हैं, कहाँ डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है? तो कहाँ आप डॉक्टर आपकी पहल शुरुआत जो कि जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी राज्य सरकार जो कि सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी? तो यह जो कि कौन सी राज्य सरकार? तो यह असम राज्य सरकार के द्वारा जो कि सितंबर में बाल विवाह जो कि खिलाफ अभियान शुरू की जाएगी। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, बिहार सरकार अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी। तो यह जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कि अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह जो कि टॉप आपके 30 क्वेश्चन आपके जो कि वन लाइनर है फैक्चुअल वाले, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बैकग्राउंड इसमें आप बिना बैकग्राउंड के भी आपको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं है, यह वन लाइनर है। बाकी आप इस क्वेश्चन को ज़रूर आपको 2 बार इसको ज़रूर देखिए, इससे क्या होगा आपका आसानी से रिवीजन हो जाएगा और लंबे समय तक आप रिटेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ जो कि आपको 1 जुलाई तक के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगला जो कि क्वेश्चन आपको अगस्त से चालू किए जाएंगे और ये इस वीक के अंदर आपके जो कि पुराने क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे, साथ में आगे के पैरेलल में आपके करंट अफेयर्स आते रहेंगे। बस फ्रेंड्स, आपको इस चैनल को थोड़ा सा प्यार देना है फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा हमें भी मोटिवेशन मिले, जो कि आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। साथ में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी यदि आपको चाहिए तो आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ में आप PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।